एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। और हमने सीखना ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और ये भी सीखना था कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का खौफ करो, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लेकिन हर एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो होता है। ले मेरे बच्चे, एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी शुरुआत कहां से होती थी भला? ऑफर से। अगर ऑफर ही ना हो तो कभी भी ना तो कोई एग्रीमेंट बनेगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमने डिस्कस किया था कि जो बंदा ऑफर करता है, जो बंदा, अगर मान लो कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई ऑफर कर रहा है, तो जो बंदा ऑफर करता है उसके लिए लफ्ज क्या बोला करते थे? ऑफरर। और जब ऑफर हुई और वो एक्सेप्ट हो गई, तो मेरे बच्चे जिसको ऑफर की जाती थी उसको बोलते क्या थे बोला? ऑफरी। ऑफर हो और वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनती थी? प्रॉमिस। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि इस प्रॉमिस को हमने क्या बनाना है? एग्रीमेंट। तो मुझे बताएं मेरे बच्चे, इस प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे एग्रीमेंट बनने? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है बोला? दोनों पार्टीज को जो इन रिटर्न मिलता है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था जाते जाते, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्यूचर का, फिर तो आज दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिला ही नहीं, वो तो मेरे बच्चे फिर इसका मतलब कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर कंसिडरेशन क्या हो? हाँ सर, कुछ मिला नहीं लेकिन कुछ मिलने का वादा तो मिला है, वो वादा ही क्या होगा? वो कंसिडरेशन हो। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉमिस ही हमारे लिए क्या बन जाती है? मान लो कि एक बंदे ने उसको कहा होगा कि ये गाड़ी मुझे आप दे दो, उसने कहा कि सर अभी तो मैं यूज कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद आपको इतने की दे दूंगा। अब मेरे बच्चे, वो जो 6 महीने के बाद उसने गाड़ी देने का वादा कर दिया, अगरचे आज गाड़ी नहीं मिली लेकिन 6 महीने के बाद मिल तो जाएगी ना, उसका मिलने का जो वादा है वही हमारे लिए क्या है? वो कंसिडरेशन है। तो हमने डिस्कस किया था फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस ही कंसिडरेशन बन जाती है। तो खैर प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन ऐड हो तो क्या बनता था? एग्रीमेंट। हमने डिस्कस किया था कि इस एग्रीमेंट को हमने क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेरे बच्चे फिर एग्रीमेंट के अंदर कुछ और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। इनफोर्सेबिलिटी। और इनफोर्सेबिलिटी होती क्या है बोला? कानूनी कार्रवाई, कि अगर आपने ये वादा पूरा ना किया, ये एग्रीमेंट पूरा ना किया, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और कानून मदद को भी आएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? आप कानून से मदद मांगे और कानून आपकी मदद को तैयार भी हो। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे आप कानून से मदद मांगने जाएंगे, एग्रीमेंट होगा, और आप कानून से मदद मांगेंगे, सर ये देखें इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको लास्ट डे के ऊपर बिरयानी खाने का खिलाने का वादा किया हुआ कि मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा। अब मैं वो वादा पूरा नहीं करता, अब आप पुलिस के पास जाएंगे, मुझे पता है, आप उनको कहेंगे कि राणा साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस वहां पे कानूनी कार्रवाई करेगी? नहीं। तो मेरे बच्चे, जहां पे पुलिस कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हो भी जाए, तो वहां पे लफ्ज बोल देंगे इन्फोर्सेबिलिटी। जहां पे आपका तो इरादा हो कि मैं कानूनी कार्रवाई करूं, लेकिन पुलिस आपकी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार ना हो, आपको कोई कानूनी मदद ना मिले, तो इसका मतलब वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो इन्फोर्सेबिलिटी है बाय डिफॉल्ट कुछ जगहों पे ऐड हो जाती है कानून की तरफ से। कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी, कहीं पर भी होंगी, बगैर रिश्ते नातों के, ये नहीं देखना कि रिश्ता नाता क्या है, अगर कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हो, वहां पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है। लेकिन फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो। वो कौन कौन सी जगह थी? डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस और मॉरल मामला। यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। हाँ, अगर ऐड करनी हो तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर लें, वो भी कुछ जगहों पे, तो फिर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो सकती है। ले बेटा, कल अगर आपको याद हो हमने ऑफर को पढ़ा, ऐसी किताबें, मेरा ख्याल है मेरे बच्चों किताबें क्या बिलाल ने दी, या मोस्टली तो हैं, लेकिन बच्चे किताब ले लें आप। और ये सॉफ्ट में वैसे बंदा पढ़ ले, लेकिन उसको पका पका सोर्स ना बनाइए। अपनी इसको जो तैयारी हो सकती है हार्ड फॉर्म से, वो सॉफ्ट में जाहिर बात है उस तरह के मामला नहीं होते। हमें बड़ी डिटेल में पढ़ना होता है और पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। ये थोड़ी है कि आप किसी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या यूसीपी में बैठे हो, हैं, कि उस्ताद के साथ मान लो कि आपकी गपशप है, तो इंशाल्लाह उस्ताद ने पास कर ही देना। क्यों कासम? अब ये ना कहना कि कासम साहब के वालिद मोहतरम यूसीपी में है, तो इसलिए सर ने ये बात बोली। बेटा आप सीएफई से खरीद सकते हैं, वो आपको भेज देंगे ऑनलाइन। आप बिलाल से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसको कहूंगा कि वो ग्रुप में नंबर शेयर कर दे, वो आपको सेंड कर देगा। नहीं बेटा, कल हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी और हमने डिस्कस किया था प्रपोजल का कोई और नाम भी होता है, ऑफर। ऑफर कह दो चाहे प्रपोजल कह दो। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो ऑफर है ये किस मकसद के लिए होती है?
हाँ, नहीं नहीं, वो तो किस लिए होती है, यानी कि मेन तो इसका मकसद है वो हमेशा क्या होगा, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल। इसके अलावा प्रपोजल का कभी कोई मकसद नहीं होता। पेपर में वो पूछेगा आपसे, और नीचे 3-4 ऑप्शन आ रहे होंगे, और मुझे पता है आपको वहां पे स्वाय इसके बाकी तीनों ऑप्शन सही नजर आएंगे। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, जिसको ऑफर की है उसी बंदे की असेंट हासिल करना, ऑफर का सिर्फ यही मकसद होता है। फिर हमने डिस्कस किया था, ये ऑफर हमेशा कुछ करने के लिए होती है या कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, ये दोनों के लिए हो सकती है। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि कदीर भाई यहाँ पे ना बैठा करें, हम आपको 200 रुपया दे देंगे, ये हम उनको कुछ करने से रोक रहे हैं। ऐसे मेरे बच्चों, कुछ करने के लिए भी हो सकती है कि कदीर आप पीछे ना बैठे, आप यहाँ पे बैठा करें, हम आपको 200 रुपया देंगे। तो ये क्या है, कुछ करने के लिए है। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, लेकिन मकसद इसका हमेशा क्या होगा, किसकी, अगली पार्टी ने जिसको ऑफर की है, सिर्फ उसकी। अब मैं यहाँ पे ऑफर करता हूं कदीर को, अगली पार्टी तो बड़ी सारी बैठी ऐसी। तो फिर ध्यान रखना मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की असेंट हासिल करना मकसद होता है जिसको ऑफर की गई। फिर किधर थे, शाबाश, खाली याद आए, ले बेटा। फिर मेरे बच्चों को याद है कल हमने डिस्कस किया, अच्छा मैंने आपको एक चीज डिस्कस की थी, हमने कहा था कि ऑफर हो, और ऑफर क्या हो, तो प्रॉमिस, प्रॉमिस हो उसमें तो क्या बनता था, एग्रीमेंट हो, इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए तो क्या बनता था, कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था कि इसकी इक्वेशन देखते जाओ और आंसर करते जाओ, ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे। और अगर कल ये वाली प्रॉमिस की डेफिनेशन ना दिमाग में आ रही हो तो ये लिख दीजिएगा, इट्स ओके। ऐसी प्रॉमिस जिसके साथ दोनों पार्टीज के लिए, ऐसी प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो, वो क्या बन जाती है, वो एग्रीमेंट बन जाता है, इट्स ओके। ये गलत नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि, फिर भी ध्यान रखिएगा अगर एमसीक्यूज आ जाए, एमसीक्यूज में पूछ रहा होगा अच्छा बताओ यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन में से सही प्रॉमिस की डेफिनेशन कौन सी है, तो फिर मेरे बच्चे वहां पे यही वाली जो ऑप्शन होगा यही सही होगा। तो याद करें मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था कि ऑफर हो, एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस बन गई। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड होगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। समझ लो, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये है पीआरसी लेवल, ये है कैफ लेवल, ये है सीफैप लेवल, ऐसे ना मेरे बच्चे। कोई बंदा पीआरसी वाले को ये कह सकता है कि तू कैफ लेवल का भी है, हो ही नहीं सकता। पीआरसी लेवल है, ये सबसे छोटा लेवल है। अगर कोई बंदा कैफ लेवल पे बैठा हो, क्या कोई बंदा उसको बोलेगा वो तेरा पीआरसी पास है, आप लोग यहाँ पे बैठे कैफ पढ़ रहे हो ना, कोई बंदा आपसे पूछे थे आप लोगों का पीआरसी पास है, कितना बेवकूफ लगेगा। तो भाई पक्की बात है, मैं पीआरसी पास किया है तो मैं कैफ में आया हूँ ना, क्योंकि पीआरसी पास होता है तो बंदा कैफ में जाता है। अगर मेरे बच्चे एग्रीमेंट बना है तो पक्की बात है प्रॉमिस तो है बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉमिस ना हो। फिर मेरे बच्चे अगर अज्यूम कर लो कि बंदा सीफैप लेवल पे बैठा हो, क्या आप उसको बोलेंगे कि यार तू बता तेरा कैफ पास है कि नहीं, पक्की बात है उसने कैफ पास किया है तो वो किस में पहुंचा है, सीफैप में। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोई बच्चा हो ही अभी कैफ लेवल के ऊपर, अब कोई बंदा कदीर से पूछेगा अच्छा कदीर अब कैफ लेवल में हो, अच्छा बताओ तेरा सीफैप पास है, क्या कदीर का सीफैप पास है, नहीं, क्यों। लेकिन अगर कोई सीफैप में बैठा है, क्या उसको कह सकते हैं तेरा कैफ पास है, पक्की बात है। क्योंकि होगा क्या मेरे बच्चे, हर कैफ का बच्चा सीफैप का नहीं होता, लेकिन हर सीफैप का बच्चा कैफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ही सीफैप में पहुंचा होता है। चले इस तरह नहीं ना समझेगी, ये आखिरी हल होता है। हर बहू सास नहीं होती, लेकिन हर सास कभी बहू भी थी, ये तो पक्की बात है। वो स्टार प्लस के ड्रामे ऐसे ही होते हैं, सास भी कभी बहू थी। तो इसलिए मेरे बच्चे पक्की बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, इसने एग्रीमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है, हो सकता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो रही हो, वो जस्ट क्या हो, एग्रीमेंट हो। इसलिए हम लफ्ज बोल दिया करते हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अभी एग्रीमेंट एक छोटे लेवल का है और कॉन्ट्रैक्ट एक बड़े लेवल के हो, ये तसव्वुफ का सबसे बड़ा लेवल है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए अभी मजीद मेरे बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी मेरे बच्चे वो सारी मेहनत करके वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका हुआ है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में सारी खसूसियात होती हैं, लेकिन एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी वाली खसूसियात हो सकता हो
हो सकता है ना हो, अगर है तो वो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर नहीं तो वो जस्ट क्या है, एग्रीमेंट है। याद रखोगे इस बात को। ले मैडम, ये प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ आ गई थी कुछ। हमने कहा था कि यहाँ पे अल्फाज क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, ये प्रॉमिस, अच्छा ये तो सादी सी बात है, मेन तो था एग्रीमेंट का। अच्छा मेरे बच्चों, उससे पहले एक और बात हमने पढ़ी थी कल, हमारी किताब ये कह रही थी कि ऑफरर को हम प्रोमिजर कह सकते हैं और ऑफरी को प्रोमजी कह सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्चुअली कि ये चैप्टर नंबर 5 तक तो ऑफरर और ऑफरी चलेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना चैप्टर नंबर 5 तक हम सीख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। चैप्टर नंबर 6 से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना शुरू होगा, वहां पे ऑफरर ऑफरी का कोई नाम नहीं आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड कहीं पे ऑफरर और ऑफरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल होगा प्रोमिजर और प्रोमिसी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए फिर हम क्या बन जाते हैं, प्रोमिजर और प्रोमिसी। और प्रोमिजर कोई बंदा किस लिहाज से होता है बोला, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, और प्रोमिसी किस लिहाज से होता है बोला, राइट रिसीव करने के लिहाज से। याद करने का हमने डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर भी होती हैं और प्रोमिसी भी होती है। हो ही नहीं सकता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें एक बंदा सिर्फ प्रोमिजर बना हो वो प्रोमजी ना हो, या सिर्फ प्रोमजी बना हो वो प्रोमिजर ना हो। हमने डिस्कस किया था दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर भी होंगी और प्रोमजी भी। नहीं ठीक है, एसी चलाने की जरूरत नहीं ना मजीद, चेक कर लेना इन्होंने फीस पे की है कि नहीं, जिन्होंने क्या चलाओ, मजाक करना, ठीक हो गया। नॉन चल बावड़ा वालों को नहीं ना पता, वो बिल लेके जाते हैं, इसलिए हमने सोलर लगवा लिया ताकि अगर सोलर ना लगा तो इसने कभी नहीं पूछने आना किसी से ना ले बेटा। फिर हमने डिस्कस किया था कल कि अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट अगर आज हो रहा हो लेकिन दोनों पार्टीज को अभी कुछ मिल ना रहा हो और मिलने का सिर्फ वादा हो कि 2 महीने 4 महीने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, तो मेरे बच्चे वहां पे मुझे बताएं कि वहां पे फिर कंसीडरेशन तो है ही नहीं, तो फिर वहां पे कंसीडरेशन क्या हुआ करती थी, वो प्रॉमिस ही कंसीडरेशन बन जाती है। बात का एक तरफ से कंसीडरेशन होती है, यानी कि मिल जाती है एक बंदे को कंसीडरेशन, दूसरी तरफ से वादा होता है। जैसे आपने कहा कि सर ये मोबाइल मुझे भेज दे 10,000 का, मैंने कहा कि ठीक है ले लो, लेकिन सर पेमेंट मैं आपको महीने बाद कर दूंगा, मोबाइल आए दे दो, मैंने कहा कि ठीक हो गया। आज मैंने तो आपको मोबाइल दे दिया, आपको तो ये मोबाइल कंसीडरेशन के तौर पर मिल गया, लेकिन मुझे अभी क्या मिला है, प्रॉमिस। तो बात का सिर्फ एक पार्टी की तरफ से प्रॉमिस होती है वही कंसीडरेशन, लेकिन बात का दोनों पार्टीज की तरफ से क्या होती है, प्रॉमिसेस ही होती है। वो सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो है वही एक दूसरे के लिए क्या बन जाता है, कंसीडरेशन। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन हो तो क्या बनता है, एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे याद रखना कि बात का ये जो कंसीडरेशन होती है ये क्या होती है, या तो सिर्फ प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कंसीडरेशन बना रहे हो एक दूसरे के लिए, तो मेरे बच्चे वही क्या बन जाता है हमारे लिए, एग्रीमेंट। खैर ये कभी पूछा नहीं उसने इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी लो बेटा, काम कंप्लीट हो गया। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, क्या बना था प्रॉमिस में, तो एग्रीमेंट में क्या ऐड करना था, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की आप डेफिनेशन देखो, हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मर्जी डिफाइन कर दो, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या हर इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ले बेटा, ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हमारी कंप्लीट हो। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी बोला, ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, जो प्रॉमिसेस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन रही हो जहां पे, वहां पे क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। फिर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोला, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑफर क्या होती है बोला, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकता है। मकसद क्या होता है उसका, दूसरी पार्टी की, ऐसे ना मेरा, ठीक हो। ले बेटा, अब जितनी बातें अभी तक हमने हवा में पढ़ी थी वो किताब में पढ़ते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी का वैसे तो हमें पता है कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, कि जहाँ पे कानून की मदद लेके हम उस बात को इन्फोर्स करवा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, आपका सीएफई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, क्या आपने कहा कि हम 1 महीने के बाद फीस पे कर देंगे रिजल्ट के बाद, तो मेरे बच्चे रिजल्ट आ गया, अब आप फीस पे नहीं कर रहे, क्या सीएफई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्या कानून मदद को आएगा सीएफई को, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इन्फोर्सेबल वो था, एग्रीमेंट था, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सिबिलिटी होती ही क्या है, जहां पे कानून आपकी मदद को तैयार हो।
और यही हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे तैयार होता है कानून मदद को, हमेशा बिजनेस और कहाँ पे तैयार नहीं होता। और बस लो बेटा, कहता कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नॉट ऑलवेज। पता चल गया ना, अब तो लिखा हुआ मिल गया ना, अब तो याद कर लोगे। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब तक सोच रहे हो ना उस वक्त तक चीजें पक्की नहीं हुई। अच्छा बता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ठीक हो गया। कहता कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब आपने ध्यान रख लिया सर बोलेंगे कौन सा पहले। अगर सर ने पहले एग्रीमेंट बोल दिया ना तो पक्की बात है वो नहीं होता है। अगर सर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया ना तो पक्की बात है फिर तो होगा। मुझे पता चल गया आप लोग, अब मैं कुछ और ढूंढूंगा ताकि आप लोगों को खैर ले बेटा। कहता है कि एन एग्रीमेंट, ये मेरे बच्चे दोबारा डिफाइन कर रहा हूं उसी को। कहता है कि एग्रीमेंट, अच्छी तरह इन चीजों को सिर्फ मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद हो जाएंगे वैसे छोटी छोटी डेफिनेशन। कहता है कि एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जहां पे लीगल ऑब्लिगेशन हो, कानूनी जिम्मेदारी हो, कोई सोशल जिम्मेदारी ना हो, कोई कोई मजहबी जिम्मेदारी ना हो। नमाज पढ़ना, ये सारे ज़कात देना, ये सारी हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, मजहबी है। ये कोई फिलहाल यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन हमारा नहीं है। इसी तरह मान लो कि घर के जो मामलात हैं, जो घरेलू जितने भी मामलात होते हैं वो सारे क्या हैं, हमारे डोमेस्टिक मामलात हैं। हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं घर के अंदर बड़े सारे हैं। अब एक बंदा है बेचारा है, वो रिक्शा चला रहा है, उसको आज सारा दिन उसने जाहिर बात है कमा के लेके जाना है, घर वालों को जाके उसने जाहिर बात है पैसे देने के ताकि वो कुछ पका सके। लेकिन मान लो कि आज सारा दिन उसको कोई सवारी मिली ही नहीं है। अब ये थोड़ी है कि घर वाले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि भैया आज तो कमा के नहीं लेकर आया। मेरे बच्चे उसकी डोमेस्टिक जिम्मेदारी है ये, लेकिन अगर नहीं वो हो सका तो फिर उसका क्या कसूर उसके अंदर। ये थोड़ी है कि उसको पुलिस पकड़ के बंदी कर देगी, अब फिर वो कहाँ से घर वाले खाएं पिएंगे। खैर कहता है कि एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन ऐसा ऑब्लिगेशन है जहां पे कानूनी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए, और कानूनी जिम्मेदारी का मतलब है अगर वो जिम्मेदारी पूरी ना हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कहता है द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू सू। कहता है कि ये जो लीगल ऑब्लिगेशन होता क्या है, ये इन्फोर्सिबिलिटी होती क्या है, जहां पे पार्टीज का इरादा हो, नियत हो कि अगर आपने ये वादा पूरा ना किया तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और वहां पे कानूनी कार्रवाई हो भी सकती है। तू करने का मतलब है यहाँ पे केस करना, कि भाई अगर तूने कल वादा पूरा ना किया तो मैं क्या करूंगा, आपके खिलाफ केस करूंगा, और वहां पे केस हो भी सकता है। जी बेटा आजे आजे मेरे बच्चे बेटा, ये आपको इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है, याद रखिएगा। ये ना सोचिएगा सर ये क्या है, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बॉन्ड, तो लाजमी तौर पे नहीं मेरे बच्चे, कुछ जगह है वहां पे इस तरह का होता ही नहीं कि वो बॉन्ड हो लीगली तौर पे, कि उन्होंने अपने वादे पूरे करने हैं और अगर ना हुए तो उनके खिलाफ कोई केस बन सकता है। कुछ जगहों पे होता ही नहीं। जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी हो वहां पे पार्टीज का इरादा होता है कि लाजमी तौर पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। जैसे मेरी और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी, और हमारा दोनों के अंदर से दिल से पूरा पक्का इरादा है कि किसी ने अपना वादा पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राणा साहब जरा जाए ना इधर उधर, जरा बगैर पढ़ाए हम देखेंगे, और हमारा भी पूरा इरादा है कोई इंस्टॉलमेंट मारे हमारे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यानी कि ये ना हो, क्योंकि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। लीगल ऑब्लिगेशन जहां पे हो सिर्फ वहीं पे मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, याद रखोगे। और सर यहाँ पे कौन सा मिस है वाला, वही नीचे ही लिखा हुआ उसमें, शुक्र है चारों पूरे हो गए, नहीं तो आप लोगों ने तो कहना था सर गलत पढ़ाते हैं, चलो रिफंड लो। सोच रहे हो ना अभी तक आप लोग, हो वैसे कोई पूछे सवाल सर हो सकता है वैसे है, जिसने रिफंड मांगना भी उसने फीस नहीं दी, जब वो फीस देगा फिर मांगेगा। ये लोगों की आदत होती है, वो कोई ना कोई वेंचर करते रहते हैं। वो एक मूवी है पंजाबी इंडिया की, उसमें एक बंदे को मरासियों पे गुस्सा होता है, वो कहता है कि मरासियों का मीटर उतार दो, बिजली का मीटर। उसने बंदे भेजे, जब मीटर उतार के पता लगा उनका मीटर ही नहीं लगा। वो सारी फिल्म इस बात पे चलती है कि इनका मीटर लगाना है, हमने वो लगवाते ही नहीं, और फिर लगाना क्यों है, ताकि उसको उतार सके। पर चले खैर ले बेटा। कहते हैं इन केस ऑफ सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ये बाकी चारों चीजें ऐड कर लीजिएगा। इन केस ऑफ सोशल डोमेस्टिक रिलीजियस और मॉरल एग्रीमेंट्स, देखो होते ये भी एग्रीमेंट्स, वो खुद बकवास सॉरी बात कर रहे हैं, ये होते ये भी क्या है,
एग्रीमेंट्स हैं। ये ना कहना कि सर ये एग्रीमेंट बनते नहीं है, ये एग्रीमेंट। लेकिन द यूजुअल प्रिजम्पशन, अच्छा प्रिजम्पशन प्री अज्यूम, अच्छा दो हिस्से हैं इसके, पहले से अज्यूम करके बैठे हो ना, उसको कहते हैं प्रिजम्पशन। तरह की यूजुअल प्रिजम्पशन, कानून पहले से यूजुअली प्री अज्यूम करके बैठा होता है, पहले से अज्यूम करके बैठा होता है, इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कि इस तरह के मामला में, इन चारों मामला में कानून पहले से सोच के बैठा होता है कि लोगों का इरादा ही नहीं होता इस तरह के मामला में कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, और होता भी नहीं। कहता कि बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स, मिल गए ना वो दोनों बातें, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स, कानून पहले से अज्यूम करके बैठा हुआ है कि इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि पार्टीज का इरादा होता है, रिश्ते नहीं देख रहे यहां पे, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर एक भाई ने दूसरे भाई को कोई चीज बेचने का इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो मेरे बच्चे चीज बेचने का ये हुआ है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, पक्की बात है मेरे बच्चे, यहां पे इरादा है एक दूसरे के ऊपर केस करने का। क्योंकि कानून क्यों नहीं सर, अगर उनका इरादा नहीं भी, उनका उनके इरादे को मारो गोली, कानून क्या इरादा करके बैठा हुआ कि उनकी नीयत है। याद रखोगे इस बात को, कहता कि कानून अज्यूम करके बैठा हुआ पहले से कि यहां पे पार्टीज का इरादा होता है कि हमने लीगल रिलेशनशिप बनाना है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, हालांकि इसकी इजाजत ही नहीं होती, ये किताब लिखने वाले ने बकवास की है, इजाजत ही नहीं होती। पढ़ेंगे आगे जाकर, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि कानूनी कार्रवाई में रुकावट का कोई भी एग्रीमेंट वो वॉइड होता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपस में तय कर लेना एग्रीमेंट, यहाँ पे जब आपने एडमिशन लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम शुरू में तय कर लें हम एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका एग्रीमेंट कर लें, लिख लें, इसको साइन कर दें उसके ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर, 20 रुपए का स्टाम्प पेपर, उसके बावजूद उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने फिर हो सकता है, वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, फिर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियल बिजनेस है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कानून खुद ही ऐड कर देता है। लेकिन उन मामला में ऊपर डोमेस्टिक में भी हो सकता है, उसमें रिलीजियस में भी हो सकता है, बाकी जगहों पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, फिर कानून कहेगा अब मैं इसमें लीगल ऑब्लिगेशन ऐड कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ही उसमें होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है कमर्शियल बिजनेस में, याद रखोगे बेटा, पक्की बात। अब तो लिखी हुई बातें मिल गई, उस दिन का तो आप सोच रहे सर अपनी तरफ से बताते हैं, पता नहीं पेपर में आता भी है नहीं, ऐसे ही है ना? ले बेटा, हेडिंग देखो क्या लिखी, सॉरी, प्रोमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड, यानी कि ये प्रॉमिस क्या होती थी बोला, इसके लिए इसकी बात हो रही है कि ये जो प्रॉमिस है ये कैसी हो सकती है, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉमिस दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। अच्छा, एक्सप्रेस ऐसी चीज होती है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल, एक्सप्रेस ऐसी कोई चीज होती है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल, अगर मैं आपको कहता हूं अपना मोबाइल मुझे 10,000 का बेच दो, मुझे बताओ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पक्की बात, बोले हुए या लिखे हुए, बोले हुए। तो ये जो अल्फाज हैं ये बोले हुए भी हो सकते हैं, मैंने आपको लिखकर यहाँ पे मैसेज किया कि ये अपना मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो, मैंने लिख कर यहाँ पे आपको मैसेज भेज दिया, आपको मैसेज मिला, एज्यूम कर लो, मान लो कि मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो मैंने आपको ऑफर की है ये बोलकर की है या लिखकर की है, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक हो गया, तो अल्फाज लिखे हुए भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस देखो, ऑफर हो बोलकर और बोलकर उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो इस प्रॉमिस को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस प्रॉमिस। बोलकर ऑफर हुई, बोलकर, लिखकर ऑफर हुई, लिखकर एक्सेप्टेंस हुई, तो क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस प्रॉमिस। बोलकर ऑफर हुई, लिखकर एक्सेप्टेंस हुई, तो क्या होगी, एक्सप्रेस प्रॉमिस। अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना दोनों में, तो ऐसी ऑफर और एक्सेप्टेंस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हो उसको बोलेंगे, ये कौन सी प्रॉमिस है, एक्सप्रेस। ऐसी ऑफर एक्सेप्टेंस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए। अब ऐसी ऑफर और एक्सेप्टेंस भी होती है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल होते ही, किसी ने बगैर बोले बगैर लिखे ऑफर की,
किसी ने आगे बगैर बोले और बगैर लिखे उसने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो इसको बोलेंगे ये जो प्रॉमिस बनी है ये कौन सी है, इंप्लॉयड। ऐसी ऐसी प्रॉमिस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इंप्लॉयड प्रॉमिस। ऐसी प्रॉमिस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, एक्सप्रेस प्रॉमिस। और कौन से वाले अल्फाज, चाहे वो लिखे हों चाहे बोले हुए हों। और ऐसी प्रॉमिस जिसमें अल्फाज सिरे से इस्तेमाल ही ना हुए हों, तो फिर सर यहां पे इस्तेमाल क्या हुआ है, कंडक्ट। क्या इस्तेमाल हुआ है, कंडक्ट, इशारे, ऐसे ही ना, हरकतें, ये इस्तेमाल हुई। अब जरा देखिएगा इसको, सर ये कैसे हो सकता है, सर ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये बिल्कुल वैलिड है। अच्छा कई लोग, अभी वो बताएगा, लोग समझते हैं कि पता नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा लिखे हुए ही होने चाहिए। मेरे बच्चे, लिखे हुए तो बड़ी दूर की बात, बोले हुए भी बड़ी दूर की बात। ना लिखे हुए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना बोले हुए, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। नहीं बेटा, तो देखिएगा, अज्यूम कर लो ये बस किसी खास रूट पे चलती है, ये इस सिग्नल पे ये सिग्नल लगे, इस स्टॉप पे आके रुकी, इस स्टॉप पे आके रुकी। इसने वो जो जहां से सवारियां एंटर होती हैं वो दरवाजा खोला ही नहीं। सवारियां बेचारी बड़ी कोशिश करती, खोलो, मैं खोला ही नहीं, चली गई, रौला मुक्का, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये बस आई, स्टॉप पे रुकी, इसने दरवाजा खोल दिया। इसका कोई कंडक्टर कंडक्टर नहीं जो आवाजें लगा रहा हुआ, आओ बैठो, इचरे वाले फलाने वाले, कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ। ये एक बस रुकी, इसने दरवाजा खोल दिया। बस का रुक कर दरवाजा खोलना ऑफर है, क्या, आ जाओ भैया बैठ जाओ। और ये लोग इनमें से कोई बैठा ही नहीं, तो रौला ही मुक्का। फिर भी यहाँ पे फिलहाल इस स्टॉप पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि ये बस आई, यहाँ पे रुकी, इसने दरवाजा खोल दिया और कुछ सवारियां इसमें सवार हो ना। मेरे बच्चे, बस वाले ने उसको बोलकर कहा आ जाओ भैया बैठ जाओ, ना ही वो मेरे बच्चे उसमें सवार होते हुए बोले हैं कि हम इसमें बैठ रहे हैं। बस का रुककर दरवाजा खोल देना, ये मेरे बच्चे क्या है, ऑफर है, क्या जाए भैया। और उनका उस बस पे सवार हो जाना, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी कि वो बस वाले का वो कंडक्ट दरवाजा खोलना, ये ऑफर है। और इनका वो कंडक्ट उस बस पे सवार होना, ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब आपको क्या लग रहा है, ये किराया देगा कि नहीं, ये जो सवारी है, पक्की बात है, अल्लाह वहां से थोड़ी चला रहा है वो। ये थोड़ी कहेगा सर मैंने कौन सा बोला था आपको, आपने खुद ही आगे रोकर मैं बैठ गया है? तो मेरे बच्चे, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस मंजिल तक लेके जाना उसकी जिम्मेदारी, और उसको किराया पे करना आपकी जिम्मेदारी। दोनों के राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशन भी है। बस वाले का राइट क्या है, उसको किराया देना। उसका ऑब्लिगेशन क्या है, उसने आपको मंजिल तक पहुंचाना। आपका राइट क्या है, आपको राइड मिले। और आपका ऑब्लिगेशन क्या है, किराया पे करना है। क्या रखोगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। और यहाँ पे जो ये जो प्रॉमिस बनी है, ये कौन सी प्रॉमिस है, इंप्लॉयड प्रॉमिस। क्या रखोगे मेरे बच्चे। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर आप किसी बस स्टॉप पे या इधर उधर बैठे होते हैं, कोई शू शाइनर आता है आपके सामने, तो आप उसको देखते हो, उसके हाथ में एक वो बॉक्स सा होता है और उसमें एक जूते पॉलिश करने वाला ब्रश पकड़ा होता है। आप उसको देखते हो, आपको उसका आपके पास आके खड़े होना, ये ऑफर है कि आप जूते पॉलिश कराओ, कुछ नहीं बोलता। आप क्या करते हो, बैठे ये बंदा जैसे बैठा है वहां पे या अखबार पढ़ रहा, बैठे बैठे उसने क्या कर दिया, जूते उतारे उसके आगे कर दिए। अब मेरे बच्चे, उसका वहां पे आके उसके सामने रुकना, ऑफर था कि सर जूते पॉलिश करवा लो, इसका जूते उतार के उसके सामने कर देना, एक्सेप्टेंस। ना वो बोला ना ये बोला, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, बाय कंडक्ट। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो जो ऑफर हुई है, क्या बोलकर हुई है, शू शाइनर की तरफ से। ये जो उसने जूते उतार के सामने कर दिए, जो एक्सेप्टेंस हुई है, बोलकर या लिखकर हुई है, बाय कंडक्ट ऑफर हुई, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई। तो ये जो प्रॉमिस बनी है, ये कौन सी प्रॉमिस है, इंप्लाइड प्रॉमिस। इंप्लाइड का मतलब होता है जो बोलकर या लिखकर ना हुई हो, लेकिन हम समझें कि ये हुई है, चाहे ये बोलकर या लिखकर नहीं हुई। यानी कि ऐसी चीज जो हुई भी ना हुई हो, लेकिन हम समझे ये हुई है, उसको क्या बोलते हैं, इंप्लॉयड। इंप्लॉयड यानी कि समझना किसी बात, किसी चीज के बारे में। याद रखोगे इस बात। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा, जब आप लाहौर एंटर होते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरते हैं या किसी बस स्टेशन के ऊपर, आपके पास अच्छा खासा सामान होता है, तो कोई कुली आपके पास आता है, वो सामान उठा लेता है, कोई नहीं बोलता आपके साथ। आपने अभी, बल्कि आप तो पेमेंट कर रहे होते रिक्शे वाले को, तो इतनी देर में पीछे मुड़ के देते, उसने सामान उठाया होता। तो उसने सामान उठाया, आपने देखा, आप उसके आगे आगे चल पड़े। उसका सामान उठाना ऑफर है कि सर मैं जहां तक लेके जाना चाह रहे हो मैं ले जाता हूँ, और आपका आगे आगे चल पड़ना, ये एक्सेप्टेंस है। हाँ ये भी कह सकते हो उसको, नहीं नहीं भैया मैं खुद ही ले जाऊंगा। अक्सर आप लोग तो ऐसे ही करते हो, क्योंकि आपके पास खुले पैसे नहीं होते। ये नहीं मैं कहता होते ही नहीं पैसे आपके पास, आपके पास खुले पैसे नहीं होते, अमीर लोग हो आप।
तो ये वही तो कर रहे हैं हम, ये भी हो सकती है। जैसे आप कसाई की दुकान पे गए, उसको कहा कि सर एक पाव गोश्त दे दो। आपको पता है वो क्या करते हैं, इतना बड़ा पीस उतारते हैं, हाँ उसमें 10 किलो हो गया, कहता कर दें। आपने बोला नहीं आप, तो ये मेरे बच्चे क्या है, एक्सेप्टेंस। अब आपने क्या करना है, उसको 10 किलो का पे करना है कि ना के पाइया का। ऐसे ही ना, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो आप देखते नहीं कि सामने बंदे की औकात क्या है, कोशिश करते हैं वो ले जाए, ये सारे का सारा जानवर ही ले जाए। फेशियल एक्सप्रेशन पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन नोटिंग की तो समझ आ रही है। ले बेटा, नहीं बनाया तो जा सकता, उसकी तस्वीर लेके आ सकता, तो अपना मुंह तो उसरा कर नहीं कर सकता। ले बेटा, ये बात समझ आई। उसका सामान उठाना ऑफर, आपका चल पड़ना एक्सेप्टेंस, लेकिन आप चाहो तो उसको मना भी कर सकते हो। लेकिन कई आपको पता है कि मना करने के बावजूद वो कहते हैं ना जी ना, बल्कि आपको धक्का देते हैं, वहां पे फेंकते हैं और सामान ले जाते हैं। आप कपड़े जाते हुए दे दे, आप पीछे सामान पीछे पीछे जा रहे होते हैं, उस वक्त तक मंजिल पे पहुंच गए, अब पैसे देने हैं कि नहीं? नहीं, की बात है, एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। ये तो जबरदस्ती है मेरे भैया, ऐसे थोड़ी है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, कि रिक्शे वाला पास से गुजरा, तो आप जा रहे थे, वो रुक गया, उसका रुकना ऑफर है, आप चुप करके बैठ गए उसमें, ये एक्सेप्टेंस है। अब आपने पे करना है उस रिक्शे वाले को, की बात। ये तो मना तो नहीं ना, ये क्या है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, ये सही कॉन्ट्रैक्ट बन। लेकिन आप मान ही नहीं रहे, मैंने नहीं जाना, उसे पकड़ा बीच में रिक्शे में फेंका। अब ये तो नहीं ना, ये तो गलत है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये जो देखो, ऑफर का मकसद क्या होता है बोला, और ये रजामंदी क्या होनी चाहिए, अगले बंदे की फ्री होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट। और हम कहेंगे रजामंदी फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें आ जाए, वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में जाके, याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, अच्छा अगली बात, अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हो, अक्सर तो नहीं खैर, कभी कभार, या शायद कभी भी। अगर आप में से कभी कोई जाए, नहीं बचत करते हो ना आप, घर वालों का ख्याल करते हो, हाँ, ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कि मैं, नहीं बेटा, हॉस्टल हॉस्टल वालों की तो बेचारों की मजबूरी होती है, वो तो जाते ही। आपको पता है कि लाहौर वाले बच्चों का कितना शौक होता है हॉस्टल में रहना, आपकी सोच है, बिला वजह, बिन बुलाए मेहमान, ये किसी ना किसी हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के बने ही रहते हैं। घर वालों को मैसेज कर देते हैं, आज बहुत काम मिला है, आज मैं हॉस्टल में ठहरूंगा। फिर 2-4 दिन रुकते हैं, और जिस तरह वो जाता है ना कुछ दिनों के बाद घर, उसको इज्जत मिलती है, ये भी 2-4 दिनों के बाद घर जाता है ताकि मुझे इज्जत मिले। और नुकसान बेचारा किसका हो रहा था, वो जो बेचारा जो उसकी मेजबानी कर, बिला वजह। खैर, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही होता था। नहीं मेरे बच्चों, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हो, आपको पता है कि शुरू में जब आप जाके बैठते हो, वो साथ वो ऑर्डर लेकर आते हैं, साथ वहां पे एक पानी की बोतल भी रख देते हैं। ये पानी की बोतल जो रखी है, ये उसने अल्लाह वास्ते रखी है, क्या बड़े प्यासे हो। फिर आप उससे पूछते हो कि सर पैसों की है, वो कहता है तो और क्या, अल्लाह वास्ते। आप कहते नहीं ले जा, वो ले जाता। लेकिन अगर आपने उसको इनकार ना किया, हाँ उसकी बोतल रखना उसका आपके सामने, उसका ये कंडक्ट ऑफर है, और आपका उसको ये कहना कि ले जा, ये तो वो होगी ना कि आपने उसको, लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहते हो, ये एक्सेप्टेंस है। अब आप जब बिल आएगा ना, चाहे आपने बोतल खोली हो या ना खोली हो, बिल उसमें शामिल हो, बोला ना बाद में तरले कहता है, ये कसम से ये देखो, उस पर हाथ नहीं लगाया कि ले जाओ इसको वापस। फिर वो कई तरस खा के ले जाते हैं, कई कहते हैं नहीं सर बाहर ले जाओ, आप ले जाओ, लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे। ऐसे ही ना मेरे बच्चों। और फिर अगली बात, अक्सर होता है कि वहां पे जब आप खाना खाना शुरू कर देते हो, वो रोटियां ला के रखता है उसका रोटियां रखना ऑफर है, और अगर आपने उसको ये नहीं कहा कि ले जा, ये एक्सेप्टेंस है। अब आप खाएं या ना खाएं, रोटियां उसमें शामिल होंगी। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी, ये जो लॉ है ना, ये हमारी जिंदगी भरी पड़ी है इसके साथ। हर रोज पता नहीं कितने के इस तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। खैर, गौर नहीं करते, लेकिन आज के बाद आपने गौर करनी है। नहीं बेटा, कहता कि इफ द प्रपोजल आर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, और वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जहां पे अल्फाज इस्तेमाल हो ही ना, तो फिर अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए तो क्या इस्तेमाल हुआ है, कंडक्ट। तो फिर द प्रॉमिस इज सेड टू बी एम्प्लॉयड। समझ आ गई? कोई सवाल?
लेकिन एक बच्चा यहाँ पे हमेशा एक सवाल पूछा करता है, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं पूछा, सर अगर बोलकर ऑफर हो और अगले बंदे की तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो, फिर वो क्या होगी, एक्सप्रेस प्रॉमिस होगी या इम्प्लाइड प्रॉमिस होगी? फिर हम बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर हुई है और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई है, ये नहीं बोलेंगे कि ये इम्प्लाइड प्रॉमिस बनी है। याद रखोगे, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट एक्सप्रेस है, एक इम्प्लाइड। इसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं ना भाई, बहुत होगी। ले बेटा, दोबारा कभी परेशान नहीं होना, ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं बार बार रिपीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये चीजें आपको एन हिफज ना हो जाए, जितना कि मुझे लॉ आता है ना, एट द एंड यही कोशिश होती है उतना का आपको भी आए। अब आप सही सोच रहे कि राणे भी नहीं आता, सानू भी नहीं आता दोनों ही गए हैं? सर क्या गारंटी है आपको आता है? सोच रहे होंगे ना, मुझे पता है आप लोग कैसा सोचते हो। नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये जो ऑफर होती है, ये ऑफर कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं? देखो हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से। लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑफर को जब हमने करना है कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर आगे जब ऑफर की एक्सेप्टेंस हो रही हो तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी, और अगर हम अपनी ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस, ऑफर भी रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना या वापस ले लेना। ऑफर की उसको वापस ले लिया, एक्सेप्टेंस दे दी उसको वापस ले लिया। हो सकती है कुछ मामलात के अंदर, ये भी पढ़ेंगे हम, सीखेंगे इसका रूल्स क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होती है, और फिर अगर इनको हम रिवोक करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। देखिएगा मेरे बच्चे, पहले तो प्रपोजल उसको पता ही नहीं कि हमने पढ़ लिया है, वो दोबारा से डिफाइन कर रहा है, उसी वही अल्फाज डिटो। मेरे बच्चे याद करें, हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास ये बाइक है, 1 लाख रुपए की, मुझे सेल कर दो। मिस्टर बी ने इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ऑफर हुई और एक्सेप्ट हो गई तो क्या बनी है, प्रॉमिस। अब मुझे बताओ क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपए। क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है? अच्छी बात है। क्या ये कहने कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं एग्रीमेंट बनने के और कॉन्ट्रैक्ट बनने के, ये स्टेप बाय स्टेप ऐड नहीं होते। ये जब ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, और वो कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें ऐड हो जाती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लास नहीं हुआ तो उसमें पॉसिबिलिटी की क्या जरूरत है? अगर वो बोले मैं नहीं बेचता हूँ ये मोटरसाइकिल, नहीं, अगर एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर बाद में कह रहे हैं कि मैं नहीं बेचता। हाँ नहीं वो उसका बोले मैं नहीं बेचता हूँ। हाँ, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद तो एक बंदे से वादा किया था, वादा पूरा करना है। एक बंदे ने बाइक खरीदनी थी, आपकी जरूरत थी, उस बंदे ने वादा किया ठीक है आप मुझसे खरीद लो, है, उसने एक्सेप्ट कर लिया आपकी ऑफर को, अब वो नहीं बेच रहा, तो इसका मतलब गलत कर रहा है वो। इस तरह तो लोग अपने वादे कर करके मुकर जाएंगे, मैं कल मुकर जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको। आपका क्या नुकसान है? आपका तो नुकसान हो रहा है ना, कि आपको नुकसान, देखो, नुकसान खाली यही नहीं होता कि आपका फाइनेंशियल नुकसान। मेरे बच्चे यहाँ पे जब वादे हों, वादों को पूरा भी करना है, वादों को पूरा करना है। कानून इन चीजों को इन्फोर्स करवाता है, चाहे फाइनेंशियल नुकसान ना हो, लेकिन कानून कहता है, वो कहेगा, जब मिस्टर ए को कानून कह सकता है और बाइक ही लेनी है तो कहीं और से ले ले, ये मुकर गया तो फिर तो सारे लोग मुकर जाएंगे अपने वादों से, तो फिर क्या करोगे? कल तेरी कहीं पे एंगेजमेंट हो गई, मुकर गए वो, तुझे कोई तकलीफ होगी? वैसे मैं कह रहा हूँ लवा कोई होगी ना मन। इस तरह के लोग, अल्लाह माफ करे, ट्रेनें रोक लेते हैं। इतना है मामला होता, कहता मुझे कोई तकलीफ नहीं है भी नहीं होगी, वो भी तो वादा ही है ना, फाइनेंशियल नुकसान होता है। बस तो तभी यहाँ पर भी हमारे भी ऐसे ही होते हैं, नहीं है भी तोड़ते हैं, लेकिन तो गोली मारो इस बात को, भाई वादा किया है तो पूरा करना बस। ये आखिरी हरबा होता है इस तरह की बात समझाने के लिए। मैं ये जो होता है ना, इस तरह के रिश्ते नातों की भी बात करना, जब किसी की समझ ना आ रही तो फिर मैं ये कहता हूँ कि चल कोशिश करूँ इसको समझा दूं ऐसे। वकील है ना, कहीं ना कोई तरीका तो यूज करना है हमें, क्योंकि अपना ग्राहक तो नहीं जाने देना। वो होता है ना कि बात का तो मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, तलाक के लिए बैठे होते हैं हमारे पास, फिर बाद में सुलह कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है ये सुलह ना कर रहे हैं, सुलह कर ले बड़े।
मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा गोली मारो इस तरह के कामों, ये तो गलत है, मेरा उस्ताद ये क्या कर रहा है। ले- शुरुआत हर वकील की यहीं से होती है तकरीबन, तलाकों से। हाँ ज्यादा केस ये है, अल्लाह ताला बचाए। ले बेटा थोड़ा देखिएगा। ऑफर अगेन वही मेरे बच्चे अल्फाज डिट्टो, एक लफ्ज चेंज नहीं हुआ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, जब एक बंदा किसी दूसरे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, और ख्वाहिश किस चीज की, कुछ करने की भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने की, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। लेकिन उसका मकसद क्या है, जिस बंदे को वो ऑफर कर रहा है, जिसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार रख रहा है, ये बाइक मुझे बेच दे, उस बंदे की असेंट हासिल करना, किसके ऊपर, उस कुछ करने के ऊपर या कुछ करने से रोकने। ही इज सेड टू बी मेक ए प्रपोजल। तो सेम मेरे बच्चे वही अल्फाज एक ही जगह पे कर लीजिएगा बस। लो बेटा, इसका नाम है एडिशनल पॉइंट्स, लेकिन आपने पेपर के अंदर, किताब के अंदर इसको लिख लेना है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, या उसके साथ ही बस लिख लीजिएगा स्टैटिक डाल के, कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, उसके लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं मेरे बच्चे, या कुछ कंडीशंस होती हैं ऑफर के वैलिड होने के लिए। ये जरा ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत दफा पूछा हुआ। ले बेटा, ऑफर के एसेंशियल में सबसे पहली एसेंशियल क्या है। अच्छा, ये जो एसेंशियल होते हैं ना, हमेशा डेफिनेशन से निकाले जाते हैं। अब जस्ट एग्जांपल, सबसे पहली जो एसेंशियल है वो है दो बंदे, टू पर्सन। वो हमें डेफिनेशन से भी पता चलेगा। कहता है कि वहां वन पर्सन, जब एक बंदा, वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, सिग्निफाई टू अनदर, किसी दूसरे के सामने इजहार कर रहा हो। याद है हमने डिस्कस किया था, ये ना हो गया अकेला ही बैठा हुआ कमरे में, अपने आप से बातें किए जाना। हो सकता है ना आप शीशे के सामने खड़े हो गए, अपने आप को कह रहे हो, मोबाइल भेज दे, मोबाइल भेज, 1 लाख रुपए का, उसने कहा कि चल खरीद ले। तो फिर क्या करोगे, एक पॉकेट से मोबाइल निकालो, इधर रखो, इधर से 1 लाख निकालो, इधर रखो। घर वाले भी देख रहे होंगे, उन्होंने कहना है फोन करके, भाई बात खत्म। बंदा खत्म है, पागल हो गया ये। तो मेरे बच्चे ऑफर के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, दो बंदे। यानी कि डेफिनेशन में है कि दो बंदों के बगैर कभी भी ऑफर नहीं हो सकती, एटलीस्ट दो बंदे। तो टू पर्सन, और ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। कहता कि एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। कहना वो क्या चाह रहा है कि एक ऑफर करने के लिए हमेशा कोई दूसरा बंदा होना जरूरी है, और जो बंदा ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, और जिसको ऑफर की गई हो उसको क्या बोलेंगे। फिर हमारी किताब कहती है ऑफरर का कोई और नाम भी है, ऑफरी का। ये सही बात कर रही है, बकवास कर रही है, बकवास कर रही है। ये जाके चैप्टर नंबर 6 में हमें सही करवा देंगे। ले बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट, आई कैप का मोस्ट। कदीर आप क्यों हंसे हो, और आप भी क्यों हंसे उसके साथ ही। नहीं फिर भी कुछ वजह बताया करो ताकि दूसरे भी हंसे। ये बेशर्मी है, बंदा अकेला अकेला हंसे, ये तो गलत है ना। और तो कोई दे नहीं सकते, कम से कम लोगों को मुस्कुराहट तो दे दो। ले बेटा, इसको लगा ये कदीर जैसा है, बेशर्म। शर्म तो नहीं आती इस तरह की बात से? मुझे पता है। ले बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और बेतहाशा सवाल आए हुए हैं। जब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको नजर भी आ जाएगा। ले बेटा, कहता है कि ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। अब अच्छा, सर्टन और डेफिनेट ऑफर कौन सी होती है, जब कोई ऑफर ऑफर करे, जब कोई ऑफर ऑफर करे और ऑफरी को उसकी ऑफर पे सोचना ना पड़े। ये क्या क्या रहा है, समझ लो ऑफर क्या है, सर्टन और डेफिनेट है। यानी कि अगर आपकी ऑफर उसकी समझ में आ गई है तो ऑफर सर्टन और डेफिनेट है। अगर उसको समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो, तो आपकी ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है। याद रखोगे इस बात को। अब जरा देखिएगा इसको, अज्यूम कर लो ये तो मिस्टर ए है, ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी मेरे बच्चे, इसकी एक दुकान है, और दुकान में कई तरह की दालें पड़ी हुई है। मिस्टर ए को घर वालों ने कहा कि भाई जा जाके 1 किलो दाल चना ले आ। ये गया मिस्टर बी के पास और उसको कहा कि 1 किलो दाल दे दे।
हालांकि उसकी दुकान में क्या हुआ है, कई तरह की दालें पड़ी हुई। अब ये जो बोला उसने 1 किलो दाल दे दे, मुझे बताओ क्या ये जो ऑफर कर रहा है ये ऑफर सडन और डेफिनेट है? क्या उसको समझ आ गई कौन सी दाल मांग रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑफर सडन और डेफिनेट नहीं। अब आई कैप का जरा सवाल देखिएगा। आई कैप ने कहा कि एक मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी ऑयल्स में डील करता है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आया और उसको कहा कि 1 लीटर सरसों का ऑयल दे दें। मुझे बताओ ये ऑफर सडन डेफिनेट है? बिल्कुल है। समझ आ रही है? 1 किलो सरसों का ऑयल दे दो। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आया और उसको कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो, 1 लीटर ऑयल दे दो। सिर्फ ये लफ्ज बोला उसने। बताओ क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को जो ऑफर कर रहा है वो सडन और डेफिनेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कई तरह के ऑयल्स में डील करता है। अब देखो मेरे बच्चे, एक सिर्फ एक और चीज देखिएगा, ये मिस्टर जो बी है ये सिर्फ सरसों के ऑयल में ही डील करता है, याद रखोगे। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आके कहा कि मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो। अब बताओ ये ऑफर सडन डेफिनेट है? बिल्कुल सडन डेफिनेट है, क्योंकि उसके पास है ही एक तरह का ऑयल। अब आई कैप का ये सवाल है, आई कैप ने कहा कि मिस्टर बी कई तरह के ऑयल्स में डील कर रहा है और एक बंदा आके उसको कह रहा है कि 1 लीटर ऑयल दे दो। अब बताओ क्या ये ऑफर सडन डेफिनेट है? ये ऑफर रोला सिर्फ एक इस एस का था, जिसने पढ़ लिया उसको समझ आ गई कि भैया ये ऑयल्स में डील कर रहा है और आके वो कह रहा है कि 1 लीटर ऑयल दे दो। लेकिन अगर ये इसके सामने एस ना होता, ये खाली ऑयल होता, तो फिर ये क्या होना था? सडन डेफिनेट। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी। आप जितनी मर्जी चाहे इसकी एग्जाम्पलें बना लो। जी बेटा। मतलब स्पेसिफाई ना कर पाऊं, मतलब आम थिंग समझा जाता हो कि अगर एक बंदा ऑयल मांग रहा है तो जैसे वो कुकिंग ऑयल है, इम्प्लाइड होता है ना डेली रूटीन, तो क्या तब भी ऑफर वैलिड होगी या इनवैलिड? नहीं नहीं, इम्प्लॉयड कैसे हो सकता है यार? एक दुकान, उसमें कई तरह के ऑयल पड़े हुए हैं। जैसे अगर एक बंदा आम स्टोर में जाता है, जाके कहता है मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए, तो अब वो वहां पे इम्प्लाइड होता है कि कुकिंग ऑयल ही मांगता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई कोई और नहीं है। उसके साथ और oil तो उस केस में क्या ऑफर वैलिड होगी या नहीं देखो, ये तो हम सिर्फ किताब में पढ़ रहे हैं ना, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ मुंह बंद ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ कि ऑयल चाहिए। रियल में तो ऐसे होता है ना, हम तो जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, एक कानून को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इसको, कि इस तरह की ऑफर वैलिड नहीं होती। और अगर ऑफर वैलिड ना हो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होती। अगर एक्सेप्ट हो भी जाए उससे बनने वाली कभी प्रॉमिस ही नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। अगर इसको एक्सेप्ट कर भी ले ना वो, ठीक है मैं दे देता हूँ, तो मेरे बच्चे ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफर सडन और डेफिनेट नहीं थी। सर उसने कोई दूसरा ऑयल उठा के दे दिया, कोई वो इनकार कर देगा, फिर ये कहेगा नहीं नहीं तूने ऑयल ही मांगा था, अब मैंने दे दिया। वो कहेगा मैं ये ऑयल मांग रहा था, वो कह रहा है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी आप। फिलहाल मेरे बच्चे दोबारा वापस, अगर एक बंदा खरबूजों की रेडी लगा के बैठा हुआ और आपने उसको जाके कहता 5 किलो खरबूजे दे दे, मुझे बताओ ऑफर सडन डेफिनेट है? अगर एक बंदे के पास कई तरह के फल पड़े हुए और आपने उसको जाके कहते 2 किलो अमरूद दे दो, तो सडन डेफिनेट है? कई तरह के फल लगा के बैठा हुआ, 2 किलो अमरूद दे दो, सडन डेफिनेट है? तूने ऐसे ऐसे क्यों किया? नहीं वो भी ये सडन डेफिनेट है। ले बेटा, कहता कि वैलिड ऑफर इज वन विच इज सडन एंड डेफिनेट। और सडन डेफिनेट कब होती है भला? जब अगली पार्टी को समझ आए। अब जरा आगे देखिएगा, आपने रिक्शे वाले को कहा कि भैया रुक मुझे सीएफई तक ले जा, तो उसने कहा ठीक है, तो कितना किराया भाई? उसने कहा कि जो मुनासिब हुआ दे देना। अब बताओ क्या ये सर्टन और डेफिनेट है? ना, ये सर्टन और डेफिनेट, ये जो मुनासिब है दे देना। और आपको पता है उसके बाद हम सारे रास्ते सोचते ही जाते हैं पता नहीं मुनासिब क्या है, और कोशिश करते हैं बड़े बड़े नोट साइड पे करते हैं, छोटे नोट इधर रखते हैं कि यार इसको ये 200 दूंगा मैं, है यार ये इसलिए अगर 500 मांग लिया फिर क्या होगा, इतना होगा, तो बेहतर नहीं, मतलब पहले तय करके जाए हैं कि कितने लेने देने हैं भैया। तो ये जो मुनासिब हुआ वो पे कर देना, ये सडन और डेफिनेट नहीं है। इसी तरह मान लो कि मैंने आपको कहा कि भैया अगर आपने टीएशिप की नौकरी करनी है यहाँ पे सीएफई में, आपने कहा कि सर करेंगे, तो आपने कहा कि सर पे कितना करोगे, हमने कहा कि आपको खुश रखेंगे। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सडन और डेफिनेट है? कैसे पता कि सर ये खुश कैसे होगा? है 10 लाख में होगा, 10,000 में होगा, है ये सडन और डेफिनेट? ये सारी जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। ये ना समझना कि सर अपनी तरफ से कोई चीजें बना बनू के आपको दे रहे हैं। ये पास पेपर हैं, एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ केसेस। याद रखोगे इस बात को, यानी कि जो मुनासिब हो हम आपको खुश रखेंगे। या मान लो कि इस तरह की एग्जांपल जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है। मैं अगर आपको कहूं मैं इस मुर्दे को जिंदा कर देता हूं, मुझे 2 लाख दे दो, ये सर्टन और डेफिनेट है? इसको भी ऐसा कानूनी तौर पे ना हम सर्टन और डेफिनेट ही नहीं मानते। समझ नहीं आ रहा अगले बंदे को ये कैसे हो सकता है। वैसे भी इसको जाके ना हम इम्पॉसिबल में रखें,
इम्पॉसिबल काम के लिए जब कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो वहां पे भी कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। बिला वजह टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। तो बेटा ये बात समझ में आई। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं बोला, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, या कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर। हमने कहा कि सबसे पहले 2 बंदे होना जरूरी है, 2 पर्सन। उसके बाद ऑफर कैसी होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट। और सर्टेन एंड डेफिनेट ऑफर की निशानी क्या होती है बोला, जो ऑफरी को समझ आ जाए ये कहना क्या चाह रहा है। और अगर ऑफरी को समझ ना आ रही हो तो फिर ठीक हो गया। तो बेटा अब एक और चीज मैं आपको जरा वो कहूँ। अच्छा, कुछ ऑफर होती है सर्टेन एंड डेफिनेट। ये मैंने लिखा है, आपको समझ को नहीं आया। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है। कुछ ऑफर होती है वैसे तो सर्टेन डेफिनेट, कुछ ऑफर होती है केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन एंड डेफिनेट। कुछ ऑफर ऐसी भी होती हैं जो इस काबिल होती हैं कि उनको सर्टेन डेफिनेट बनाया जा सकता है, वो भी वैलिड होती है। केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन एंड डेफिनेट ऑफर, वो भी क्या होती हैं, वैलिड होती है। अब ये है क्या, आपने उसी रिक्शे वाले को कहा था कि मुझे सीएफई तक ले जाओ, उसने कहा था किराया, या आपने उससे पूछा किराया, उसने कहा कि हम सीएफई चले जाते हैं, वहां पे सीएफई के बाहर एक गार्ड अंकल बैठे होते हैं, वो जितना कह देंगे उतना दे देना। आपने कहा कि ठीक करो, डन करो। मुझे बताओ क्या ये सडन डेफिनेट है तो नहीं, लेकिन इस काबिल है कि इसको सडन डेफिनेट बनाया जा सकता है। कानून इसको कहता है कि हम समझेंगे ये इस काबिल है, ये सडन एंड डेफिनेट बनाया जा सकता है, तो ये सडन एंड डेफिनेट ही है, क्योंकि दोनों ने तय कर लिया जो वो गार्ड अंकल कह देंगे उतना ही पे करना है। अब उसने कुछ ना कुछ तो कह ही देना, और दोनों ने वो बात मान ली है। मैंने आपको कहा कि इन दीवारों को पेंट कर दो, आपने कहा कि सर पेंट कौन सा करना है, मैंने कहा कि जिस तरह आई कैप की बिल्डिंग में हुआ ना वो कर दो। अब पता नहीं वहां पे कौन सा हुआ, लेकिन मेरे से ये क्या है, ये केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है, ये हो सकता है। वो देख लेंगे ना जाके वहां पे कौन सा हुआ, फिर जौन सा हुआ वही क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे। क्या रखोगे, जो सर्टन एंड डेफिनेट है वो तो है ही है, जो केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एंड डेफिनेट हो वो भी सर्टन एंड डेफिनेट ही होती है। ये आई कैप का सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, आगे जाके आ जाएगा, ये लफ्ज भी आ जाएंगे, ताकि ये ना हो कि सर अपनी तरफ से ही कुछ बता रहे हैं। इस किताब के अंदर कुछ भी अपनी तरफ से बताने के काबिल है ही नहीं, अगर बताया तो उसका कोई फायदा नहीं। तो बेटा पढ़ क्या रहे हो, बोला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, 2 पढ़ लिए। 2 बंदे होने चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे से नेक्स्ट आ गया कंडीशनल ऑफर। जब हम कर रहे हो तो ऑफरर ऑफर करते वक्त कंडीशंस भी ऐड कर सकता है। ऑफर में आप क्या कर सकते हो, कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। सर कितनी कंडीशन ऐड कर सकते हो, जितनी मर्जी ऐड। एक बंदा अपनी ऑफर करते हुए 1 लाख कंडीशन ऐड कर ले, करोड़ अरब खरब सितारों जितनी जितनी मर्जी कर, कोई पाबंदी। लेकिन जो आपने कंडीशन ऐड करनी है एट द टाइम ऑफ ऑफर करनी है। कब करनी है बोला, एट द टाइम ऑफ ऑफर। अगर ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो गई उसके बाद आपको कोई कंडीशन ऐड करने की इजाजत नहीं होती। याद रखोगे, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है, हाँ सर। एक बंदे आप जैसे आप आए आके उनको कहा कि सर मुझे लॉ में एडमिशन दे दो और मैंने अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, हर रोज आपको 1 रुपया दिया करूंगा, और ये 1 रुपया भी मैं उस वक्त पे करना शुरू करूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट भी उस सूरत में जब मैं पास हूंगा, फिर आपको 1 रुपया दिया करूंगा। मर्जी आपको, जो मर्जी कंडीशन ऐड कर दो, उसको नहीं पसंद है इनकार कर दे। जैसे आप दुकानों में तो जाके उनके ऐसे ही बेचारों की वो करते हैं ना, वो इतने सारे कपड़े उतार उतार के आपके सामने रखते हैं, आखिर में पसंद ही नहीं आया, वो देख लेता मामला। एक पसंद आ गया, उसकी उसने कीमत बताई 50,000, आपने कहा कि 500, सत्यानाश नहीं हो गया। वैसे मैं कह रहा हूँ, तो कहने का ये मतलब कि आप जब ऑफर कर रहे हो तो ऑफर में जो मर्जी कंडीशन ऐड कर दें वो आपकी मर्जी है। ये तो कुछ और चीज है ना, ये तो कीमत के मामले में मैंने कुछ आपको बताया। तो ऑफर होते वक्त क्या कंडीशन ऐड हो सकती है, लेकिन कंडीशन ऐड करने का टाइम कब तक होता है बोला, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। 2 अल्फाज इसके लिए रख लीजिएगा, दोनों सही है, एट द टाइम ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक दफा ऑफर की और वो एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद आप कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। याद रखोगे मेरे बच्चे, अक्सर होता है ना यहाँ पे, वो आप उसको कहते हो सर लॉ में एडमिशन दे तो फीस कितने, उसने कहा कि सर 13,000 फीस है। उसने कहा कि ठीक है सर कर दें, अब मामला हो गया, उसने फॉर्म बनाया 13,000। उसके बाद जब आप पेमेंट देने के बाद आपने उसको कहा कि सर ये ले 7,500 रुपये, 6,500 रुपये। उसने कहा कि क्यों, उसने कहा कि सर वो 2 किस्तें हैं ना, वो कहता है ना किस्तें नहीं होनी,
तो अब मेरे बच्चे आपको पूरी की पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको इनकार कर सकता है, क्योंकि ये जो कंडीशन ऐड कर रहे हो इंस्टॉलमेंट की, ये एक्सेप्टेंस के बाद कर रहे हो। याद रखोगे? नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें काफी कुछ पढ़ना है। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? कंडीशन कब ऐड करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर या बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस हो जाए, क्या उसके बाद आप कोई कंडीशन ऐड कर सकते हो? नहीं, उसमें कंडीशन ऐड करने की इजाजत नहीं है। एक तो मेरे अच्छे सादी सी ये बात याद रखना। ये खातून, इसने अपना घर रेंट पे देना था, लेकिन आपको पता है कि जो बंदा नया घर बनाता है वो हमेशा कोशिश करता है कि किसी छोटी फैमिली को वो घर रेंट पे दे, ताकि घर खराब ना हो। अब हुआ क्या, इस खातून ने भी ये घर रेंट पे देना, और इसने इश्तिहार लगा दिए ये घर रेंट के लिए अवेलेबल है। इसके पास एक खातून और एक बंदा आया, उसने कहा कि ये घर हमें रेंट पे दे दो। इसने देखा कि अच्छा, ये देखो, इसने ऐसा उनसे पूछा नहीं कि आपकी फैमिली क्या है, कितने और लोग हैं, बस उसने देखा कि ये मियाँ बीवी और एक बच्ची, इट्स ओके, छोटी सी फैमिली है। तो उसने क्या कर दिया, इनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे जब वो शिफ्टिंग के लिए आए तो सारे आए। जब सारे आए तो इसने कहा कि भाई आप तो बड़ी फैमिली हो, बड़ी फैमिली तो मैंने नहीं कर देना। उसने कहा कि क्यों, ये तो ऐसी तो कोई बात तय नहीं हुई उस वक्त। वो कहते नहीं मेरी कंडीशन है। कहते कंडीशन थी तो उस वक्त बतानी थी जब ऑफर हो रही थी, हैं? अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब सारा कुछ हो गया, अब हम शिफ्टिंग के लिए आ रहे हैं तो अब तो नहीं हो सकता। और ये अब खातून इनको मना भी नहीं कर सकते। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो अगर आपने ऑफर में कोई कंडीशन ऐड करनी है, कब तक करनी है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले या एट द टाइम ऑफ ऑफर ही बता दो अगले बंदे को। अगर एक दफा एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप उसके बाद कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। वो लेना बात होती है आम रूटीन में, हम अगले बंदे से चेंज करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप उसको कहते हैं सर बना दो इंस्टॉलमेंट, बना देता है। हम जज्बात और आपस के ताल्लुकात को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कानून को डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। Sir, if after acceptance some condition set by offerer is not viable under law, but before it was, then would be course of action. मेरे बच्चे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई वाइबल ना हो, वाइबल किस तरह कह रहे हो? क्या एक बंदा, मैंने आपको ऑफर किया ये मोबाइल, एक महीने के बाद मुझसे 10,000 का खरीद लेना। एक महीने के बाद मोबाइलों की कीमतें बढ़ के आसमानों पे चली गई, यही मेरा मोबाइल जो 10,000 का था ये 50,000 का हो गया। अब मुझे लग रहा है ये वाइबल नहीं है मेरे लिए। भाई कानून कहता है कि वाइबल हो या ना हो, अब आपने जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस तरह परफॉर्म करना, चाहे आपका नुकसान हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, अभी तो चीजें शुरू हुई है। वो कहता है कि चाहे आप जो मर्जी आसमान टूट रहे हो आपके ऊपर, आपने अपना वादा पूरा करना है। नुकसान हो, रुल जाए आप, दिवालिया निकल जाए आपका, आपने वादे पूरे करने हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, जब हो गया ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उससे मुकरने की इजाजत नहीं है। याद रखोगे इस बात को, कोई दिक्कत? एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कहता है कि ऑफर के साथ कंडीशन ऐड हो सकती है। ये नहीं कहना कि ऑफर में कंडीशन नहीं हो सकती, जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर लो। हाँ, एक्सेप्टेंस में नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे। जब आपने ऑफर हो, जिस तरह ऑफर हो उसी तरह एक्सेप्टेंस नहीं होती, अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी होती, उसमें हम पढ़ेंगे। वो जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। सो कहता है कि मैंने दे रहा, हाँ हिडन नहीं होते वो, उन्हें छोटे छोटे करके लिखे होते हैं नीचे। तो आप मना कर दें उनको। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, रौला तो ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था, या तो बोलकर हुआ है, तय हुआ है, उसमें तो कोई ऐड कर रहे हो तो आप मना कर दें उसको, है? जो भी, अगर वो ना मान रहे हो तो आप उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें। लेकिन यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करता कौन है? हैं? उनको पता कि कानून में जाऊंगा तो रौला पहले पुलिस वालों को खिलाओ, फिर अदालतों में वकीलों को खिलाओ, तो रौला मचाओ, है 200 रुपए का 300 रुपए का मसला वैसे दे दो इसको, है? लेकिन मेरे बच्चे, इस तरह के हिडन चार्जेस अगर बताए बगैर उन्होंने ऐड किए, ये गलत है। लेकिन वो बताए बगैर ऐड नहीं करते, वो सियाने होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे बच्चे उसी डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने छोटे छोटे करके कहीं ना लिखे होते हैं। जैसे आप होते हैं ना कि जब फेसबुक के ऊपर इधर उधर साइन अप करते हैं बेशर्मो, वहां पे देखो इतनी सारी कंडीशन होती है, कभी पढ़ी है वो? आई एक्सेप्ट, उसमें पता नहीं क्या कुछ होता है उसके अंदर, उसमें सारा कुछ होता है। हम आपके डाटे तक, आपकी तस्वीरों तक, आपके फलाने कॉन्टेक्ट तक, हमारी सब तक रसाई होगी। कभी पढ़ाई को, ठीक है? तो हिडन चार्जेस मेरे बच्चे थे, आपने गौर ही नहीं की, इसलिए तो हिडन बोल रहे हो। कहीं ना कहीं थे उसके अंदर, नहीं ऐड कर। तो बाद में ज्यादा पैसे पड़ते तो वो कहते थे यहाँ पे तो एक पैसे की लिखा हुआ है। बेशर्मो, नीचे करके देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पर सेकंड, एक पैसा पर सेकंड। तो कहीं लिखी होती हैं चीजें, हम पढ़ते नहीं। कहते कि ऑफर में भी सब्जेक्ट टू
कंडीशन व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर दीज मस्ट, और लॉ में ये जो लफ्ज मस्ट है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कानून आपको मस्ट कह रहा है, मस्त नहीं, मस्ट। कहीं कह रहे हो कानून मस्त कह रहा है हमें, पाकिस्तान का कानून तो हमें मस्त ही समझता है। तो कानून क्या बोल रहा है? When there are special terms and conditions in offer, these must be specifically communicated to other party. अगली पार्टी को वाजे करके बताओ। ये जो हिडन हुडन होते हैं ना, जो अचानक से इस तरह करके बाद में ऐड कर लें या उसको छुपा के रखें, कुछ इस तरह की चीजें, वो जाहिर बात है आप अगर वो बिल्कुल थी नहीं कहीं पे, उसको बाद में उन्होंने वो रखा, वो तो आप मना कर सकते हो और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो। इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ, दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। अगली पार्टी को लाजमी बताओ, चाहे बोलकर, लिखकर, जैसे भी हो, कोई भी कंडीशन हो, आपने अगली पार्टी को बताना है। इसलिए तो देखो ना, अक्सर मोबाइल फोन की जब इश्तिहार आता है, उसके बाद वो होता है ना कि एक बंदा बोलता है, एक पैराग्राफ सा लिखा होता है, छोटू छोटू करके उसको एक ऊपर उदुल करके बोल देता है। एक्चुअली उन्होंने बताना होता है और बता दिया, किसी को समझ आई हो या ना हो, हालांकि लिखा होता है स्पेसिफिकली, और वो कंडीशन जल्दी जल्दी बोल जाती है उसके अंदर, ऐड के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हर सेकंड का तो उनको इतना पे करना पड़ता है। बेटा आप पढ़ क्या रहे हो बोला? एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। सबसे पहला एसेंशियल क्या था बोला? 2 बंदे। दूसरा एसेंशियल क्या था? सडन एंड डेफिनेट। और तीसरा क्या था? कंडीशंस। यानी कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी कानून की कि ये जो कंडीशंस हैं लाजमी तौर पे स्पेसिफिकली आपने ऑफर के साथ ही उसको कंडीशन बतानी है। क्या रखोगे बेटा? आखिरी एसेंशियल आ गया, इन्विटेशन ऑफ ऑफर। ये एक लंबी चौड़ी वो है, जिसको कहते हैं बहस है। इसको कल जरा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जितना हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। ले बेटा, एक होती है ऑफर, एक होती है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। यानी कि ऑफर नहीं होती, ये ऑफर के लिए इनविटेशन होती है। यानी कि इसमें होता क्या, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में एक बंदा लोगों को इनवाइट करता है। जस्ट पहले जरा देखिएगा, मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इश्तिहार लगा देता हूं कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, जो बंदा खरीदना चाहता है आके उसकी कीमत लगा दे। अब ये मेरी तरफ से ऑफर नहीं है, ये है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। यानी कि मैं लोगों को ऑफर नहीं कर रहा कि ये मैं मोबाइल इतने का बेच रहा हूं, बल्कि मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आओ आके मुझे ऑफर करो कि आप ये मोबाइल कितने का खरीदना चाहते हो, उसके बाद मेरी मर्जी में आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है, एक बंदा लोगों को इनवाइट करता है, आओ आओ भाग के आओ, आके मुझे ऑफर करो कि आप मुझसे ये चीज खरीदना चाहते हो, फिर मेरी मर्जी मैं आपको चीज बेचूं या ना बेचूं। अब अगली बात आती है, सर ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती कहां पे है? सादा अल्फाज में आपको बच्चों को कुछ कल हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल 2 केसेस हैं, उन 2 केसेस को डिस्कस करेंगे जो हुए, जिसके ऊपर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के ऊपर अच्छी खासी बहस हुई। लेकिन जनरल क्या होता है, जितने अखबारों में इश्तिहार होते हैं, ये सारे इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो इश्तिहार होते हैं जॉब्स के, कोई सीट वैकेंट हुई है, चाहे वो सीएफओ है या फलाना है, तो फलानी तारीख तक अप्लाई कर दें जो इंटरेस्टेड लोग हैं। अब ये ऑफर नहीं है उस कंपनी की तरफ से, ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। फिर लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। जब वो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, उसके बाद जो उनको अब लोग जब एप्लीकेशन जमा करवाते हैं ना, वो लोगों की तरफ से क्या होती है, वो ऑफर होती है, सर हमें ये नौकरी दे दो। फिर कंपनी जो उनको मुनासिब बंदा लगता है उसकी ऑफर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती, बल्कि ऑफर के लिए लोगों को हम इनवाइट कर रहे होते हैं कि आके हमें ऑफर करें। हम आपको ऑफर नहीं कर रहे, हम आपको जस्ट ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आपको इनविटेशन है, आए आके मुझे ऑफर करें। यहाँ पे मान लो कि एक सीट खाली हुई है सीएफई में टीए शिफ्ट की, आप लोग जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दें। अब ये मेरे बच्चे ऑफर नहीं है सीएफई की तरफ से, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। अब लोग अप्लाई करें तो सीएफई जिसको फिर रख लेगा, समझो उसकी ऑफर को क्या कर लिया उसने, एक्सेप्ट। और लोगों को अप्लाई करना क्या है, एक्सेप्ट। इस तरह लोग क्या करते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं रिश्ते होंगे, वो भी ऑफर नहीं होती मेरे बच्चे, वो भी क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। फिर बथेरे लोग अप्लाई कर देते हैं, आप जैसे लोग। फिर होता क्या है, उनकी मर्जी, वो एक्सेप्ट करें या ना करें। क्या रखोगे? इसी तरह आपने अक्सर अखबारों में टेंडर देखे हों गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी ऑफर नहीं होते, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते। अक्सर उसमें लिखा होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट शो करना चाहता है, यानी कि ये हमारे साथ कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो हमें बताए, फिर हम सोचेंगे उसके ऊपर। तो वो भी क्या होता है मेरे बच्चे, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है, वो ऑफर नहीं होती। अब ये टेंडर क्या होते हैं मेरा अखबारों में, जैसे मान लो कि पिछले दिनों के अंदर हमारे जो वो जब वो पीडीएम थी ना,
तो पीडीएम के जब आखिरी दिन थे तो उन्होंने पीडीएम ने वो एक अशाइया देना था, मौलवी शौलवी सारे, मौलाना फजल रहमान सारे बुलाए थे, उनको खाना खिलाना था, उसका टेंडर दे दिया। भाई ये डिशें हैं, उसमें हलवा सबसे ऊपर रखा हुआ, ये डिशें हैं और ये पकानी है हमारा, ये इस दिन जो भी ये अशाइया है। तो बताएं कोई बंदा इन डिशों को कितनी अमाउंट में हमें पका के दे देगा? अब लोगों ने बड़े सारों ने अप्लाई किया होगा, वो टेंडर ऑफ इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था, फिर लोगों को अप्लाई करना कि सर हम आपको इतने में इतने में इतने में, डिफरेंट लोगों ने दी होंगी उनको कीमतें, ये उनकी तरफ से क्या था, लोगों की तरफ से ऑफर, फिर उनको जो सूटेबल लगी होगी उसको क्या कर लिया होगा, एक्सेप्ट कर लिया। याद रखोगे? यानी कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हमें कहाँ कहाँ पे नजर आ रही होती है? अखबारों में इश्तिहार, जॉब्स के हों, रिश्तों के हों, टेंडर्स हों, या और क्या हो सकता ठीक है, है? ऑप्शन ऑप्शन। बिल्कुल। मान लो कि इस संडे को अब चले ऑप्शन की बात हुई, तो जरा देखिएगा, आई कैप का सवाल भी बीच में रख लेते हैं। हुआ क्या कि सीएफई ने अनाउंस किया इस संडे को, मान लो कि जो कोई संडे आ रहा होगा 21 को, 21 अप्रैल को संडे आ रहा है, वैसे मैं बात कर लेता हूँ, 21 अप्रैल को संडे को सुबह 11 बजे हम क्या करेंगे, वो उस, क्योंकि उस कैंपस को हम छोड़ रहे हैं, उस कैंपस के फर्नीचर की नीलामी है संडे को 11 बजे। संडे 11 बजे उस कैंपस के जो फर्नीचर है उसकी नीलामी को, ये हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया। अब हुआ क्या कि ये अखबार का इश्तिहार पढ़ा एक मिस्टर एक्स ने, और वो रहता है कराची में, वो अखबार का ये इश्तिहार दे के निकल पड़ा वही कराची से, और यहाँ पे पहुंचा, एक दिन पहले पहुंचा, और उसका आने जाने का अच्छा खासा खर्चा, यहाँ पे होटल में रुका। सीएफई ने क्या किया, ये जो नीलामी थी इसको कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो फर्नीचर हम ये जो नया कैंपस साथ रेनोवेट कर रहे हैं इसमें हम यूज करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, उस नीलामी को कैंसिल कर दिया। अब ये बंदा, मेरे बच्चे उनको कहता है कि मेरा खर्चा हो गया, मान लो 50,000 इसका खर्चा हो गया था बेचारे, ये कहता है मेरा 50,000 का खर्चा हो गया, मेरा ये खर्चा पे करो। आपने ऑफर की थी, मैं आपकी ऑफर के ऊपर यहाँ पे कराची से ट्रेवल करके पहुंचा हूँ, आपकी ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको कैंसिल कर दिया तो मुझे 50,000 रुपया दो। सीएफई वाले कहते हैं कि भाई हम क्यों पे करें आपको 50,000, हमारी तरफ से ये ऑफर नहीं थी, बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, वो कह रहा ऑफर थी, और ये क्या कह रहे हैं, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर का। मामला चला गया अदालत में, और अदालत में बैठे हुए जज, और जज कौन हो फिलहाल तो आप, अब बताओ ये ऑफर थी या इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर? नीलामी का इश्तिहार सिर्फ एक इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी। जज साहब ने वहां पे यही बताया कि सीएफई की तरफ से ऑफर थोड़ी थी, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी, कोई आता या ना आता उसकी मर्जी, और आप आए हैं ऑफर देने के लिए, यहाँ पे आए थे, आपका इरादा यही था ऑफर देंगे, तो सीएफई की तरफ से क्योंकि ये ऑफर ही नहीं थी, और आपका यहाँ पे उनके उस नीलामी के इश्तिहार के ऊपर आ जाना, ये एक्सेप्टेंस भी नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर की होती है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर तो ऑफर ही नहीं होती। जब ऑफर ही नहीं होती, इसको कोई एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्टेंस होती ही नहीं। एक्सेप्टेंस हमेशा किसकी होती है भला? ऑफर की। जब जो चीज ऑफर हो ही ना, उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? और आप अगर आ भी गए हैं तो मेरे बच्चे, ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए आपको ये 50,000 का जो आपने खर्चा किया ये आपको वापस नहीं मिलेगा। याद रखोगे? तो थोड़ा बहुत बड़ा पढ़ना है, अभी हमने इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, 2 रियल केसेस जो हुए अदालत के अंदर, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगेन किताब आपकी बड़ी जबरदस्त लिखी हुई आई, क्या हर टॉपिक के नीचे एग्जाम्पल दी होती है ताकि उस टॉपिक को समझ सके। अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ ना आ रही हो, या कोई चीज़ आपको समझ ना आए, मेरे बच्चे उसकी तस्वीर लेकर आप उस आपका जो ग्रुप है उसमें वो करते हैं, मैं उसको पता नहीं, मेरा ख्याल अभी ओपन नहीं किया, मैं उसको कहता हूँ क्या बच्चे का नाम है पता नहीं, ये जो बच्चा लगा के जाता है सकलैन, तो मैं उसको कहता हूँ उसको ओपन कर दे, नहीं तो अगर ना हो तो आप मुझे वैसे व्हाट्सएप कर। लेकिन मेरे बच्चे ना तो कोई एग्जाम्पल छोड़नी है, और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आई कैप के पास पेपर है, आपकी किताब में जगह जगह पे लिखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्चुअली क्या आई कैप के पास पेपर है, और जो एमसीक्यू लास्ट के ऊपर दिए हुए हैं, जो आखिरी 10-10 15-15 एमसीक्यूज हैं, वो आई कैप के पास पेपर के, जो आई कैप में आए हुए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे ये किताब काफी है, लेकिन वो वही बात के पास पेपर भी इंशाल्लाह साथ साथ होंगे, तो देखिएगा तैयारी में कोई कमी नहीं। तो बेटा कल का दिन जाया नहीं करना आप लोगों ने, कोई 1 घंटा आज पढ़े, कोई 1 घंटा कल का दिन पढ़े अच्छे तरीके से। सर इतना पढ़ाया ही नहीं आपने, चलो जितना पढ़ाया उसी को 2-3 दफा पढ़ दो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओ सॉरी, मतलब परसों।